हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 JCRT बुक का 16 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा और उसके प्रभाव। 1 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा डैश टर्मिनल को और छोटी एवं मोटी रेखा डैश टर्मिनल को निरूपित करती है। विद्युत सेल कैसी होती है? ऐसी। ये जो बड़ी रेखा है ये धनात्मक को निरूपित करती है और ये छोटी रेखा ऋणात्मक को निरूपित करती है। तो विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धनात्मक को निरूपित करती है और छोटी एवं मोटी रेखा ऋणात्मक को निरूपित करती है। ठीक है। 2 नंबर, 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? उसको बैटरी कहते हैं। ठीक है। 3 नंबर, जब किसी टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब का डैश तप्त होकर प्रदीप्त हो जाता है। क्या प्रदीप्त होता है? फिलामेंट। ठीक है। 4 नंबर, घरों में लगे विद्युत परिपथ की क्षति एवं संभावित आग से बचाने के लिए डैश सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सुरक्षा प्रदान करता है? फ्यूज। जो फ्यूज की वायर होती है वह निम्न गलनांक की होती है और जब विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है तो वह तप्त होकर पिघलकर टूट जाता है, जिससे करंट पास नहीं होता है और हमारे घरों को आग लगने से बचाता है। 5 नंबर, किसी सुई चुंबक के ऊपर तने तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सुई चुंबक में डैश होता है। क्या होता है? विक्षेपण होता है। 6 नंबर, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका डैश रक्त तप्त लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका भी फिलामेंट तप्त होके लाल हो जाता है। 2 नंबर, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी कॉपी में खींचिए। क्या क्या खींचने बोला है? संयोजन तार, स्विच, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल तथा बैटरी। तो कैसे करते हैं? देखिए संयोजन तार वो सीधी रेखा में होती है, सीधी रेखा होती है। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ को कैसे निरूपित करते हैं? जब ये एक दूसरे से अटैच नहीं होगी। स्विच ऑन, इसको कैसे निरूपित करते हैं? जब ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो। ठीक है। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब को ऐसे इंगित करते हैं। विद्युत सेल को कैसे इंगित करते हैं? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। बैटरी, बैटरी भी वैसे ही होती है, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक। इसमें बहुत सारे सेल लगे होते हैं। विद्युत सेल में बस एक सेल होंगे और बैटरी में अनेक सारे सेल लगे होंगे। ठीक है। 3 नंबर, आगे के चित्र में सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर सेल के टर्मिनलों से संयोजित करके बैटरी बनाइए। इन सेलों को हमें संयोजित कर बैटरी बनाना है। तो हमेशा क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाता है, फिर धनात्मक से ऋणात्मक की ओर आता है, फिर ये ऋणात्मक धनात्मक की ओर जाएगा, फिर ये धनात्मक ऋणात्मक की ओर जाएगा, फिर ये ऋणात्मक धनात्मक की ओर और ये धनात्मक ऋणात्मक की ओर। इस तरह एक दूसरे से निरूपित होके ये बैटरी बनाएगी। ठीक है। 4 नंबर, चित्र में एक विद्युत परिपथ द्वारा दर्शाया गया है जिसमें विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। यहाँ एक विद्युत परिपथ है जिसमें यह बल्ब ऑन नहीं हो रहा है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। इसमें क्या गलती किया है जो ये बल्ब ऑन नहीं हो रहा है? इसको हमें ठीक करना है। देखिए हमेशा प्लस माइनस प्लस फिर माइनस होता है। यहाँ पे प्लस और प्लस अलग अलग है और दोनों ऋणात्मक एक साथ अटैच कर दिया है, इसीलिए हमारा ये बल्ब ऑन नहीं हो रहा है। इसको कैसे ठीक करेंगे? चलिए, क्यों नहीं ऑन हो रहा था? कारण विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा था क्योंकि
दोनों सेलों का ऋणात्मक टर्मिनल एक साथ संयोजित किया गया है। सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से संयोजित करना चाहिए। ये जो हमारा धनात्मक टर्मिनल है इसको ऋणात्मक से संयोजित करना चाहिए और फिर धनात्मक फिर ऋणात्मक, ऐसे बॉल ऑन हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर, सही गलत का चयन कीजिए। विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाना सुविधाजनक है। हाँ, इसीलिए हम लोग उसको दर्शाते हैं। CFL बल्ब सुंदरता के लिए लगाया जाता है? नहीं, कि वह विद्युत ऊर्जा का खपत कम करती है। 3 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान शॉर्ट सर्किट होने पर बढ़ जाता है? सही, हमेशा बढ़ जाता है। ट्यूब लाइट में विद्युत ऊर्जा का खपत अधिक होता है? गलत, इसमें भी कम खपत होता है CFL बॉल की तरह। किसी सेल के प्रतीक में लंबी रेखा सेल के ऋणात्मक ध्रुव को दर्शाती है? गलत, लंबी रेखा धनात्मक को दर्शाती है और छोटी रेखा ऋणात्मक को दर्शाती है। फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक सुरक्षा उपकरण है? सही, फ्यूज हमें सुरक्षा करता है क्योंकि उसका तार कम गलनांक का होता है। 6 नंबर, कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान कीजिए। कॉलम और कॉलम ब। गीजर, गीजर का क्या हो जाएगा? गीजर विद्युत धारा को ऊष्मीय धारा में प्रवाहित करती है। विद्युत घंटी, विद्युत घंटी क्या है? विद्युत धारा को चुंबकीय धारा में प्रवाहित करती है। फ्यूज, फ्यूज कम गलनांक का पदार्थ है। विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? बंद परिपथ। दो सेलों का संयोजन क्या कहलाती है? बैटरी कहलाती है। ठीक है। 7 नंबर, विद्युत धारा के दो प्रवाह के नाम लिखिए। एक होगा चुंबकीय प्रवाह और दूसरा ऊष्मीय प्रवाह। 8 नंबर, जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है? क्या हो जाता है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उसका जो फिलामेंट होता है विद्युत हीटर में, ये रहा विद्युत हीटर, इसमें जो ऐसे वायर होता है टेढ़ी मेढ़ी, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये ऊष्मा उत्सर्जित करने लगती है। 9 नंबर, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जाता है? स्पष्ट कीजिए। नहीं, विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि विद्युत चुंबक में चुंबकीय प्रभाव होता है तथा यह केवल चुंबकीय वस्तुओं पर प्रभाव डालता है। प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, अतः विद्युत चुंबक इसे आकर्षित नहीं करती है। ये जो प्लास्टिक है वह चुंबक पदार्थ नहीं है, इसीलिए विद्युत चुंबक उसको आकर्षित नहीं कर सकता है। 10 नंबर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के किसी दो विद्युत साधित्र का नाम बताइए, मतलब साधन का नाम बताइए। एक विद्युत हीटर हो जाएगा, एक विद्युत इस्त्री मतलब आयरन, इस्त्री को ही हम लोग आयरन कहते हैं। 11 नंबर, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास रखे सुई चुंबक के विक्षेपण क्यों होता है? क्यों होता है? जो विद्युत प्रवाहित तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ऐसा विद्युत धारा के विद्युत चुंबक प्रभाव के कारण होता है। विद्युत चुंबक प्रभाव के कारण होता है। एक चुंबक की सुई एक पतला चुंबक है, जो चुंबक सुई है वह एक पतला चुंबक है। इसी कारण जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित तार के निकट रखते हैं तो इसमें विक्षेप होता है। 12 नंबर, एक लोहे की कील को विद्युत चुंबक बनाना है। ठीक है, एक लोहे की कील को विद्युत चुंबक बनाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? वर्णन करें, परिपथ आरेख भी बनाइए। ठीक है, लोहे की 6 या 10 सेंटीमीटर लंबी कील लेते हैं और लगभग 75 सेंटीमीटर लंबी विद्युत रोधी तार लेते हैं। एक कील लेते हैं 6-10 सेंटीमीटर की और एक 75 सेंटीमीटर लंबी विद्युत रोधी तार लेते हैं। ठीक है,
विद्युत रोधित तांबे की तार को उस पर सर्पिल के रूप में कसकर लपेटते हैं। इसमें सर्पिल के रूप में मतलब इस तरह चारों तरफ कसकर लपेट देते हैं गोल गोल करके, ठीक है। तार के स्वतंत्र सिरों को स्विच और सेल से चित्र के अनुसार संयोजित करेंगे, ठीक है। स्विच और सेल से संयोजित करेंगे। अब स्विच को ऑन स्थिति में लेते हैं। इसको कील के नीचे कुछ पिन रखते हैं। पिन कील में चिपक जाता है, अर्थात वह चुंबकित हो जाती है। परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं तो कील के नीचे रखे हुए कुछ पिन कील से चिपक जाती है। और जब विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं तब हम देखते हैं कि पिन कील से छूटकर गिर जाती है, अर्थात अपना चुंबकत्व खो देता है कील। तेरह नंबर, एक स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से एक विद्युत घंटी की बनावट तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। क्या बोला गया है इसमें? एक स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से विद्युत घंटी की बनावट तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत घंटी विद्युत चुंबक के प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। अब उसकी बनावट, इसमें यू आकार का एक विद्युत चुंबक होता है। ये रहा हमारा विद्युत घंटी। ये घंटी है, ये है विद्युत चुंबक, ये कुंजी स्विच ऑन और ऑफ का, ये हमारा बैटरी, ये आर्मेचर। ये कार्य कैसे करती है चलिए देखते हैं। कार्यविधि, जब पुश बटन, पुश मतलब स्विच, जब पुश बटन दबाया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब स्विच दबाया जाता है तो यह विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत चुंबक आर्मेचर अपनी ओर आकर्षित करती है। आर्मेचर हथौड़ा घंटी के साथ टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। ये घंटी के साथ टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे ही आर्मेचर विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित होता है, आर्मेचर और पेंच का संबंध विच्छेद हो जाता है। इसके कारण परिपथ कट जाता है और विद्युत चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इस अवस्था में आर्मेचर पीछे खींचकर अपनी पहली अवस्था में वापस लौट आता है, ठीक है। ये जो विद्युत घंटी है, जब यह विद्युत चुंबकत्व खो देती है तो अपनी पहली अवस्था में आ जाती है, ठीक है, आ जाती है। आर्मेचर के पीछे आने से इसका संबंध पेंच से फिर हो जाता है, परिपथ बन जाता है। विद्युत चुंबक आर्मेचर को फिर आकर्षित करता है और हथौड़ा घंटी से टकराकर फिर ध्वनि उत्पन्न करता है। परिपथ के बनने और टूटने का क्रम चलता रहता है और घंटी लगातार कार्य करती रहती है। इस तरह विद्युत घंटी कार्य करती है। 14 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करिए। विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव में कैसे परिवर्तित हो जाती है उसको बताना है। पहले एक लकड़ी का तख्ता लेते हैं, उसमें 2 कील ठोक लेते हैं, ठीक है, और उसमें नाइक्रोम का एक तार लगा के स्विच और बैटरी से संयोजित कर लेते हैं। अब इसमें विद्युत धारा उसमें प्रवाह में परिवर्तित हो जाती है, यह कैसे पता चलेगा? तो चलिए देखते हैं। एक लकड़ी के तख्ते के बीच चित्रानुसार 2 लोहे के कील ठोककर दोनों कील के बीच एक नाइक्रोम का तार बांध लेते हैं। यह है नाइक्रोम का तार, इसको दोनों ओर बांध लेते हैं, ठीक है। और फिर उसमें चित्रानुसार बैटरी और स्विच जोड़ते हैं। इसमें स्विच और बैटरी जोड़ लेते हैं। स्विच को बंद रखकर नाइक्रोम के तार को छू कर देखते हैं। स्विच अभी ऑन नहीं है, इसको टच करके देखते हैं पहले, ये हीट नहीं लगती है। स्विच को चालू कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। स्विच को ऑन करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कुछ सेकंड बाद थोड़े समय के लिए स्पर्श करते हैं। थोड़े समय के लिए हम लोग बस स्पर्श करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो नाइक्रोम का तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। हमारा 16 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में 17 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।